आइए फिर आपको एक टाइटल और पढ़ाते हैं, मजेदार टाइटल है। टाइटल क्या है? कृत्रिम गर्भ क्या होता है। आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। कारण क्या है जी कि इन दिनों कृत्रिम के नाम पर जो देख रहा है वही सब कृत्रिम चल रहा है, आर्टिफिशियल के नाम पर है। आपने चीन का नाम सुना, कृत्रिम सूर्य बना रहा है, कृत्रिम चंद्रमा बना रहा है बच्चों के बारे में। अब जो सुन रहे हो वो कृत्रिम गर्भ की बात आ रही है। दिमाग तो फ्रस्टिया जाएगा, लेकिन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टाइटल भी जबरदस्त है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण विषय है। कहां से आया यह विषय चर्चा में, चलिए अब आपको हम बताते हैं। आप में से मेरे तमाम प्यारे साथियों ने बहुत बार सिंथेटिक वॉर्म की हम चर्चा कर रहे हैं, कृत्रिम गर्भ की हम चर्चा कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे साथियों ने अब तक मेरे मुंह से कई बार एक शब्द सुन लिया होगा, सैरोगेट बच्चे, सैरोगेसी के साथ में किए जाने वाले बच्चे सुने होंगे आपने। अभी रिसेंटली प्रियंका निक जोनस जो हैं, उन्होंने भी हाल ही में एक बच्चा सैरोगेसी से पैदा किया है। प्रियंका मां बन गई हैं बिना गर्भ धारण किए। और बायोलॉजिकली मैंने आपको यह बहुत बार समझाया हुआ है, इसे सैरोगेसी कहते हैं, जिसमें कि माता जो है वो अपने पेट में गर्भ धारण नहीं करती है, किसी किराए की कोख में अपना जो भ्रूण है उसको स्थापित करवा देती है। यानी माता ने अपना अंडा, पिता ने अपना शुक्राणु, दोनों को मैच करवाया और एक कृत्रिम भ्रूण का निर्माण किया और वो किसी गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। वो गर्भ जो है वो किराए की है। तो अभी तक तो हम किराए की कोख सुनते हुए आए थे। किराए की कोख आप सबने जो है वो सैरोगेसी के माध्यम से सुनी थी, ठीक है। लेकिन विचार करिए कि किराए की कोख भी ना हो और इसके स्थान पर किराए की कोख की जगह कोई मशीन उस बच्चे को पाले। मशीन उस बच्चे को पाले मतलब यह हुआ कि जो मां के पेट में आप फिलहाल इंसानी शरीर का उपयोग कर रहे हैं कि भाई ठीक है, पैसे वाले लोग जो हैं वो शौक के लिए बच्चा पैदा करना चाहते हैं। अब उनके लिए माताजी जो हैं वो गर्भ धारण नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनसे उनका फिगर बिगड़ जाएगा या कोई दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्यों ना अब किसी और महिला का शरीर बिगाड़ा जाए। इससे अच्छा है कि मशीनों के माध्यम से ही बच्चे को बड़ा किया जाए, भ्रूण को 9 महीने तक पाला जाए और एक बच्चे के रूप में विकसित किया जाए। है ना टेक्नोलॉजी काफी प्रॉमिसिंग। अब इस प्रॉमिसिंग के पीछे का कारण बताते हैं, क्यों यह चर्चा में आई। आर्टिफिशियल वॉर्म, सिंथेटिक वॉर्म चर्चा में क्यों आया। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है। सभी साथियों से एक बार दबा के शेयर कर दो और इसको पढ़ना शुरू करो जल्दी से। आप सभी लोग जितने बैठे हैं ना, वो ये आलस त्याग दें। टीवी में चल रहा है शो, आप बढ़िया से कंबल में दुबक के बैठे हैं, तो भी अपने मोबाइल से निकाल के सेशन शेयर कर दो। कम से कम हम 10 मोबाइल ऑन करने की तो नहीं कह रहे हैं आपसे, आप खुद ही अपने मित्रों से बताओ, थोड़ा ज्ञान उन तक भी पहुंचे कि साइंस कहां तक पहुंच गई है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए कहानी क्या है। होता क्या है ना मित्र, एलन मस्क जो है, दुनिया में हम तो ये मानते हैं कि शायद एलियन है जो धरती पे उतर आया है, जो कुछ भी कर रहा है। एलन मस्क के एक बयान से पता चलता है क्रिप्टो आसमान छू जाती है, धड़ाम से नीचे गिर जाती है, कुछ भी करता है ये प्राणी, है ना। इन दिनों इसके अलग ही सनक सवार हो रखी है कि मेरा जीवन तब सफल माना जाएगा कि जब मंगल पर इंसान रहने पहुंच जाएगा। अब इनसे पूछा गया कि जनाब एक बात बताइए, आप अपने जीवन की सफलता में मंगल पर इंसान रहने पहुंच जाएगा, इसको आप सफलता मानते हैं? आप सोचो, ये वो प्राणी है जिसने हर चीज अद्भुत करी है। चाहे स्टारलिंक देख लो, चाहे टेस्ला देख लो, स्पेस एक्स देख लो, डॉजीकॉइन देख लो, जो देखना चाहो आप, मतलब हर जगह इस आदमी को आसमान में ही पाते हैं। और हमारे सेशन में तो पसंदीदा टाइटल है एलन मस्क। मेरी क्लास के विद्यार्थियों को लिख के दे दो ना कि एलन मस्क पर निबंध लिखो, पता चल रहा है कि वो चुप ही ना हो, दे भर भर के ज्ञान लिखते चले जाएंगे। अब जनाब क्या है कि इस प्राणी से पूछा गया कि यार आप एक बात बताओ, आप अपने जीवन की सार्थकता मानते हो कि मंगल पर इंसान रहने लग जाए? बहुत सुनने में फीलिंग आती है कि यार एक अलग प्लेनेट पे जाकर के रहना लग रहा है। बोले आजकल कहाँ है? बोले मंगल मुझ पर भारी नहीं है, मैं मंगल पर भारी हूं, चढ़ा बैठा हूं उस पर। ये तो हुआ चलो पैसे का शुक्र, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इंसान जाकर के मंगल पर रहेगा क्यों? तो आंसर बनता है कि जब जमीन खत्म हो जाएगी तब कहीं तो रहोगे, हैं? आज भी तो 20वें मंजिल पर चढ़ के रह रहे हो। एलन मस्क से यह सवाल पूछा गया तो एलन मस्क ने खुद ने इस बात पर चिंता व्यक्त करी। पता है क्या, कि आप लोगों को लगता है कि धरती पर जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि रहने की जगह नहीं बचेगी। मेरे दिमाग में चिंता उल्टी चल रही है। क्या? कि धरती पर जनसंख्या खत्म हो रही है। अब आप पूछेंगे पगला गया है क्या ये, क्या 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 कह रहा है ये, हैं? हम तो परेशान हो रखे हैं कि मतलब रहने की जगह नहीं मिल रही है। बोले आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जनसंख्या लगातार कम हो रही है और कम होते होते धरती पर रहने के लिए आदमी नहीं मिलेगा। तब आपको
आर्टिफिशियल वॉर्म के माध्यम से, सिंथेटिक गर्भ के माध्यम से बच्चे बड़े करने पड़ेंगे। लोग एकदम पगला गया है ये आदमी। अब ये बात कैसे निकल के आई, चलिए आपको बताते हैं। एक ट्विटर की चैट है जिस पर इन्होंने ये सारी बातें की। इन्होंने कहा कि वी शुड बी मोर वरिड अबाउट पॉपुलेशन कोलैप्स। आप में से कई कलाकार कहेंगे यार सर कुछ भी करके इसको एक बार इंडिया बुला लो, बस एक बार बुला लो, लोकल ट्रेन में घुमा देंगे, ये खुद हाथ जोड़ लेगा, ये कहेगा कि यार भाई साहब कोई टेंशन की बात ही नहीं है। देखो बेटा, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, डेटा से खेलते हैं, मतलब दिमाग इनको पूरा डेटा में चलता है और हर चीज को ट्रेंड से पकड़ते हैं। ये अपन लोग आज की जुगत में है कि आज का दिन बढ़िया निकल जाए, ये लोग 100 साल आगे की सोच रहे हैं कि जब हम ना हो तब भी दुनिया बढ़िया से चले। ये वो लोग हैं, मतलब बहुत आगे के लोग हैं। ऐसी स्थिति में इसने क्या चिंता व्यक्त करी कि वी शुड बी मोर वरिड अबाउट पॉपुलेशन कोलैप्स। अब इस पर कमेंट करने वाला ये जो व्यक्ति है ना, साहिल लविंगिया, ये एक कंपनी है वहां पर जो कि ऑनलाइन काम करती है, बहुत बड़ा स्टार्टअप है ये। इन्होंने कमेंट किया कि वी शुड बी इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी दैट मेक्स हैविंग किड मच फास्टर, इजियर, चीपर, मोर एक्सेसिबल, सिंथेटिक वॉर्म एक्सेट्रा। फिर इस पर बातचीत चलना शुरू हुई, यानी कि बुद्धिजीवियों की बातचीत चल रही है। उसमें बच्चों को प्रोडक्ट समझ करके बात कर रहे हैं कि भाई ठीक है, जनसंख्या कम है तो उसको बढ़ाने के ऊपर विचार करिए कि बढ़ाएं कैसे। अब इनकी चिंता अपनी वाली नहीं है। आप कहेंगे कि अरे सर जाइए ना, जनसंख्या कंट्रोल ही नहीं हो रही, हमारे तो चिंता जनसंख्या कंट्रोल करने पर हो रखी है, और ये लोग जो है वो कुछ भी करने लग रहे हैं। अरे हमने कहा रुको भाई रुको, ये वो लोग हैं जो उस जनसंख्या की बात कर रहे हैं जो मंगल पर जाने के लिए भी तैयार हो जाए। पढ़े लिखे लोगों की बात हो रही है। आप और हम इनकी कैटेगरी में काउंटेबल ही नहीं है। हम लोग तो वो हैं जो इनकी नजर में प्रयोग के लिए काम में लिए जाते हैं कि लाओ भाई एक इंडियन पकड़ लो, प्रयोग करेंगे इसके ऊपर कि क्या प्रभाव पड़ा। असल में ये उस पॉपुलेशन की बात। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम आपसे कहें चलो मंगल पर चल के रहने लगे तो आप कहेंगे हम अकेले जाके क्या करेंगे, हमारा पनवाड़ी नहीं गया तो हम क्या कीजिएगा वहां जाकर के, हैं हमारा ठेका वहां नहीं खुला तो हम क्या कीजिएगा, हमारे दोस्त नहीं गए तो हम वहां क्या करेंगे, मन ही नहीं लगेगा आपका। तो आपको थोड़ा सा ना पढ़ने लिखने वाला होना चाहिए जिसको ये पता चले कि हाँ यार मंगल पे जाना क्यों चाहिए, चंद्रमा की यात्रा क्यों करनी चाहिए, हमारा मुद्दा ही नहीं है वो, छोड़ो ना यार क्या मतलब है। लेकिन ये लोग उस समय की चिंता कर रहे हैं जिसमें कि ये विचार व्यक्त किया गया है कि आने वाले समय में ऐसी स्थिति आएगी कि इंडिया में भी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, वर्ल्ड में भी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। और आपको शायद पता हो साथियों, मैं कुछ फिगर्स आपसे शेयर करता हूं और ये फिगर्स लैंसेट के हैं और आपको ये फिगर्स जो है ना ये निश्चित ही पता होने चाहिए। आप इंडिया को लेकर हो सकता है चिंतित हो। आज हमारे हर भाषण में मंत्री लोग कहते पाए जाते हैं कि हम 125 करोड़ भारतीय हैं। आपको जान के मालूम होना चाहिए कि भारत की जनसंख्या अधिकतम कितनी होगी। विचार करिए, भारत की जनसंख्या 2048 में 1 अरब 60 करोड़ अधिकतम पहुंचेगी, यानी कि हम 160 करोड़ का अधिकतम आंकड़ा छुएंगे, उसके बाद लौट आएंगे। मतलब यह है कि हमारी जनसंख्या बढ़ते बढ़ते अपना जो पीक है वो 2048 में छू लेगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, दुनिया के टॉप डॉक्टर्स का एक जर्नल प्रकाशित होता है जिसका नाम है लैंसेट। उसने लास्ट ईयर ये जानकारी दी थी, मैंने मेरी क्लास में बच्चों को कई बार पढ़ाई है, लेकिन आप भी जान लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वर्ष 2100 में भारत की जनसंख्या जो है, आप सोच के आश्चर्य करेंगे, आज से मात्र 78 साल बाद भारत की जनसंख्या होगी 1.09 बिलियन, अर्थात आज हम हैं 1.30 बिलियन और हम आने वाले समय में रह जाएंगे 1.09 बिलियन। आप पूछेंगे कि क्या सर क्या होने क्या जा रहा है, क्या सरकार जनसंख्या पे कानून लाने जा रही है क्या? नहीं भाई। बोले तो हमने कहा लोग खुद से ही बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। बोले क्या बात कर रहे हो, कौन नहीं कर रहा है? हमारे तो जस्ट पॉपुलेशन जेंडर डिफरेंस है, इस कारण से शादी नहीं हो रही, बच्चा तो कोई लोड ही नहीं है। हमने कहा भाई वो सब इशू इसलिए हैं क्योंकि आप शिक्षा का महत्व नहीं समझे। सरकारें क्यों शिक्षा के लिए इतना फोकस करती हैं? ताकि आप इस बात को समझ पाएं कि जेंडर इक्वालिटी कुछ होती है। और जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होगा, जेंडर इक्वालिटी का प्रश्न इकट्ठा होगा, और जैसे ही जेंडर इक्वालिटी आएगी उसके तुरंत बाद एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है और वो है वेजेस इक्वालिटी। वेजेस का मतलब हुआ आपके मेहनताने भी बराबर होने चाहिए, यानी कि आपकी तनख्वाहें भी बराबर होनी चाहिए। आप सोचकर देखिए, मैं आपको एक डेटा प्रकाशित करता हूं, एक डेटा दिखाता हूं, उससे आपको बहुत कईयों को तो पता ही नहीं है वो कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। हम आपको एक तथ्य दिखाते हैं, वॉक्स न्यूज का डेटा है, स्टैटिक्स है, चिल्ड्रन एंड जेंडर इन इक्वालिटी के ऊपर डेनमार्क का एक न्यूज़पेपर है, उसका डेटा देखिए और उसको समझने का प्रयास करिए। ठीक है, तो एक बार के लिए साथियों इस डेटा को देखेंगे, हम जरूर आपको दिखाएंगे भी, लेकिन आप सेशन शेयर करने में कंजूसी करते हैं, थोड़ी फीलिंग कम
आती है दोस्त। एक बार दबा के सेशन शेयर करो ना, मतलब ऐसे भी क्या कर रहे हो मतलब है। अब देखो बेटा, एक आपको न्यूज दिखाते हैं, इसके बाद में आप हमारी बात को समझ पाएंगे। देखिए, आज हम समानता की बात करते हैं कि बच्चियां बच्चों के बराबर हैं, लड़कियां लड़कों के समान हैं, सब बातें हम बात करते हैं। विचार करिए कि आप समानता के नाम पर अगर यह भी कहने लग जाएं कि जब काम एक जैसा कर रहे हैं तो तनख्वाह कम क्यों दी जाए। आपको जानने की बात आश्चर्य होगा कि देखिए, जब लड़के और लड़कियां एक साथ काम करना शुरू करते हैं ना, तब तनख्वाह बराबर ही रहती है। तनख्वाह बराबर ही रहती है का मतलब यह हुआ लड़के और लड़कियों का पोटेंशियल एक समान समझा जाता है। तनख्वाह का ग्रोथ, ये जो पिंक लाइन है ये लड़कियों को इंडिकेट कर रही है और ये हरी सी लाइन दिख रही है ये बॉयज को रिप्रेजेंट कर रही है। तनख्वाह लगभग बराबर जाती है, लेकिन जैसे ही पहला बच्चा प्लान किया जाता है, बच्चा पहला प्लान हुआ, महिला की तनख्वाह धाम से नीचे आ जाती है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों होता है सर? हम बताते हैं ना, क्योंकि एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान के लिए उन्हें जब वो गर्भ धारण करें उस समय पर उन्हें अवकाश दिया जाना चाहिए। देखिए, ये पितृसत्तात्मक समाज संतान भी चाहता है लेकिन महिलाओं को अवकाश नहीं देना चाहता है। हमारी तो डीपीएसपी में लिखा हुआ है, नीति निर्देशक तत्वों में लिखा हुआ है कि महिलाओं के लिए हमको अवकाश यानी 24 वीक का अवकाश हम देते हैं, है ना। तो अब मैटरनल लीव जिसे हम बोलते हैं, मातृत्व अवकाश जिसे बोलते हैं, लेकिन उस अवकाश में सरकार तो उस खर्चे को झेलना चाहती है, प्राइवेट कंपनी नहीं झेलना चाहती। उसे लगता है कि भाई 9 महीने तक का तो हमको पैसा देना ही पड़ेगा जिस समय ये कोई काम ही नहीं करेंगी। ऐसी स्थिति में ये जो अवकाश है ये कंपनियों को बहुत भारी पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है और ऐसी स्थिति में सैलरी के अंदर एक डिप देखा जाता है। बहुत कम कंपनी ऐसी होती हैं साथियों, प्राइवेट कंपनी। मैं एक छोटा सा संस्थान चलाता हूं अपना, कुछ लोग मेरे साथ जुड़ के काम करते हैं। मैंने अपने हाथों से यह नेक काम किया भी है कि मैंने अपनी टीम के एक मेंबर को इस दौरान इस पार्शियलिटी से दूर रखा। मैंने अपने लेवल पर कर लिया, लेकिन क्या देश में यह सब जगह होता है? मैं नहीं कह सकता। दुनिया का आंकड़ा आपके सामने है साथियों। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो मतलब आप इधर देख रहे हैं कि संतान होने पर इंसान की सैलरी में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। आदमी की सैलरी लगभग बनी हुई है, महिला की सैलरी बच्चा हो जाने के बाद में नीचे चली ही जाती है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बल्कि चाहे महिला कितनी ही काबिल क्यों ना हो, कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, कारण बच्चा है तो आप ध्यान ही नहीं दे पाएंगी, महिला है तो आप काम कैसे कर पाएंगी। यह परिस्थिति ऐसी क्रिएट होती है कि जब महिलाएं पढ़ लिख जाती हैं तो फिर उनके यह समझ में आता है कि यदि पैसा कमाना है, अगर हमें समानता की बात करनी ही है, तो फिर पैसा कमाने के नाम पर सेम पोटेंशियल के साथ मैं कम सैलरी पर काम क्यों करूं। और जब सेम सैलरी पर कम सैलरी सेम टैलेंट के साथ कम पैकेज पर काम करने पर मजबूर होती हैं महिलाएं, तो वो सबसे पहले स्किप क्या करती हैं? बच्चा प्लान करना। आज आप अपने सराउंडिंग में देखिए, आसपास के सोसाइटी को पकड़ कर देखिए, आपको अचानक ऐसे युगल दंपत्ति दिखाई देने लगेंगे जिसमें कि लड़के और लड़की दोनों ही समान रूप से मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, बढ़िया मेट्रो सिटी में दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई जैसी जगह पर रहते हैं, लेकिन संतान प्लान नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उन्हें लगता है कि संतान प्लान करते ही महिला पिछड़ जाएगी और महिलाएं जो हैं वो इस कारण से बच्चे को जन्म देने से बच रही हैं। और ऐसी स्थिति में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, अब ये टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? देखिए, यूनाइटेड नेशन मानता है, क्या मानता है कि यदि इस दुनिया में आज जितनी पॉपुलेशन है, अगर यही पॉपुलेशन बरकरार रखनी है तो हर महिला को इस दुनिया में अपने जीवन काल में 2.1 बच्चों को जीवित जन्म देना होगा। दोबारा सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। यदि इस धरती की जितनी पॉपुलेशन है आज, अगर उतनी ही बरकरार रखनी है, तो आपको ऐसी स्थिति के अंदर एक महिला को अपने जीवन काल में 2.1 स्वस्थ बच्चों को जन्म देना होगा। इसको TFR कहते हैं। अब ये जो TFR है, अगर यह 2.1 से नीचे आता है, 1 से नीचे आता है का मतलब यह हुआ कि महिला उस पॉपुलेशन को बरकरार रखने की स्थिति में ही नहीं है अपने जीवन काल में। आज आप देखिए, आपके आसपास की सोसाइटी को जरा नोटिस करिए, आपको पता चलेगा कि वहां पर बच्चे जो हैं वो एक ही हो रहे हैं, या कोई कोई दंपत्ति के तो बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, किसी के हो रहे हैं तो एक ही बच्चे पर रोक के रखे हुए हैं कि बस हो लिया भाई, इसको पाल लेंगे, यही बहुत है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ सिंपल है कि TFR नीचे आना तय है। और स्थितियां जो हैं वो इस प्रकार की हैं साथियों। अगर हम दुनिया के रेस्पेक्ट में बात करें तो इस दुनिया की अधिकतम पॉपुलेशन
वर्ष 2064 में होगी। देखिए भारत की अधिकतम पॉपुलेशन 2048 में होगी, आज से 26 साल बाद, लेकिन दुनिया की अधिकतम पॉपुलेशन 2064 में होगी और दुनिया की अधिकतम पॉपुलेशन होगी 9.7 बिलियन। यानी कि हम लोग जो आज स्थिति में हैं 9.7 बिलियन तक पहुंचेंगे। वर्ष 2100 में यह जनसंख्या घटकर नीचे आ जाएगी और जनसंख्या आ जाएगी 8.8 बिलियन, यानी वर्ष 2100 में पॉपुलेशन घटना शुरू हो जाएगी। सवाल बहुत बड़ा है जनाब कि जब जनसंख्या घट ही रही है, पॉपुलेशन घट ही रही है, तो मंगल पर जाकर कौन रहेगा? इसकी चिंता तो उसे ही होगी जो मंगल पर जाने का पैसा खर्च कर चुका है, दैट इज एलन मस्क। यही कारण है कि मस्क कह रहा है कि हमें ऐसी चीजें विकसित करनी होंगी आने वाले समय पे कि जनसंख्या जितनी है कम से कम उतना तो बरकरार रह जाए। जितनी जनसंख्या है अगर उतनी बरकरार रह जाएगी तो आने वाले समय में कम से कम आर्टिफिशियल वॉर्म के माध्यम से या सिंथेटिक वॉर्म के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ियों को रिप्लेस करने की स्थिति में तो रहेंगे। इसी बात को समझते हुए वुमेन आर हैविंग फ्यूअर चिल्ड्रन, ये वाली जो न्यूज आप देखते हैं लैंसेट की, ये आपके सामने है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो वहां पर पॉपुलेशन किस प्रकार से लगातार गिर रही है आप इसे भी देख सकते हैं। आप चाइना को देख रहे हैं, चाइना के अंदर किस प्रकार से पॉपुलेशन कम हुई, इंडिया के अंदर किस प्रकार से पॉपुलेशन, प्रोजेक्शन है ये, केवल नाइजीरिया इकलौता देश ऐसा है जिसकी पॉपुलेशन 2100 तक बढ़ेगी। यूएसए की पॉपुलेशन, इन सब की पॉपुलेशन गिर रही है। इसीलिए जो चर्चा निकल के आ रही है वो किसकी आ रही है? वो चर्चा आ रही है साथियों आर्टिफिशियल वॉर्म की। ठीक है साथियों, अब आपके दिमाग में एक और प्रश्न खड़ा होगा। प्रश्न ये है कि सर आर्टिफिशियल वॉर्म तो ठीक है हम लगा दिए, काम कैसे करेगा ये? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? एक महिला के शरीर में कृत्रिम गर्भ लगाना संभव है? हमने कहा जी नहीं, महिला के शरीर में लगाना ही नहीं है। तो बोले फिर? हमने कहा कुछ ऐसी मशीनें लगाई जाएंगी। बोले ये क्या है भाई, ये तो बहुत ही चमत्कारी सा लग रहा है, क्या है क्या ये? हमने कहा भाई इसमें कोई बच्चा पल रहा है। सर कुछ भी कहो, हमें लेकिन देख करके महाभारत ग्रंथ याद आ जाता है। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को माइथोलॉजी में बिलीव हो, भाई मुझे तो है, मतलब मैं अपने आप को मानता हूं कि हां हमारी विरासत कुछ ना कुछ तो समृद्ध रही है। हमें नहीं पता कि क्या था क्या नहीं था, लेकिन लिटरेचर में अगर किसी कल्पना में भी ये बातें थी तो भी हमारा लिटरेचर बहुत एनरिच था। जिसने भी महाभारत लिखी हो, जिसमें यह कहा गया था, क्या कहा गया था कि साहब जो गांधारी थी जिसके 100 संतानें जो कौरव पैदा हुए थे, वो भैया वो माफी चाह रहे हैं, क्या नाम था भाई उसका? कौरवों की मां का नाम क्या था? आंख पे पट्टी बांधती थी जो, द्रौपदी थोड़ी था यार, जो भी था, कौरवों की जो मां थी ना, सीधा कुछ पॉइंट याद आ जाए तो बता देना, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कौरव पैदा कैसे हुए थे, तो 100 संतानें कैसे पैदा हुई थी? तो हम एक बार एक वीडियो देख रहे थे जिसमें महाभारत के अंदर वो करके कराया गया था। तो उसमें गांधारी, तो गांधार नरेश की बेटी थी, पांडवों की वाइफ थी, उसका नाम बताओ यार, ठीक है। तो अब होता यह था कि कहां पहुंच गए, तो वो जो 100 बच्चे थे ना वो पैदा कैसे हुए? तो उस समय की चीज दिखाई गई है उसमें कि आर्टिफिशियल वॉर्म के अंदर, मतलब कृत्रिम गर्भ के अंदर बच्चे पाले गए थे, है ना। तो गांधारी थी क्या? गांधारी, ठीक है, गांधारी थी, फिर ठीक है। तो है ना, तो ऐसे ही अगर आप महाभारत का सीन देखिएगा, मैं आपको गूगल पर बता रहा हूं, यूट्यूब पर आज सर्च मारिएगा, आपको पता चल जाएगा कि वहां पर ना, हाँ सही है, वो लंगड़ा क्या नाम था उसका? शकुनी, हाँ वो गांधार का ही तो था ना, हाँ ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल वॉर्म जैसी फोटो हमने उसमें देखी। आप गूगल मारिएगा, यूट्यूब पर बढ़िया वीडियो दिखा रखा है उन्होंने कि उस समय बच्चे आर्टिफिशियल वॉर्म में पैदा हुए थे, 100 बच्चे वैसे पैदा नहीं हुए थे। तो आज इसके बारे में चर्चा हो रही है और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2019 से पहले, मतलब कुछ वैज्ञानिकों ने एक लैंब को इस प्रकार आर्टिफिशियल वॉर्म में पैदा करके भी दिखाया है। आप देखिए यहां पर आर्टिफिशियल वॉर्म के अंदर एक लैंब को इसी प्रकार के एक पैकेट में डाल करके आर्टिफिशियली पैदा करके भी दिखा दिया है। यानी आर्टिफिशियल वॉर्म जो है ये एक कल्पना नहीं है, लोगों ने इसके माध्यम से एक लैंब को पैदा करके भी दिखाया है। इंसानी बच्चे को भी ऐसा पैदा कराया जाएगा, कल्पना की जा रही है। 2019 के अंदर नीदरलैंड के अंदर इसका एक मॉडल बनाया गया जिसमें कि किस प्रकार से इसे आगे बढ़ाया जाए। यूएस के अंदर भी यह प्रयोग चल रहा है कि कृत्रिम गर्भ बना करके बाहर ही बाहर
मतलब उसके अंदर नियोनेटल जो बच्चे होते हैं, असल में नियोनेटल बच्चे का मतलब यह है कि जो बच्चा 37 वीक से पहले पैदा हो गया है ना, ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे कई बार, मतलब बच्चे 9 महीने पहले पूरा होने से पहले ही जन्म ले लेते हैं, तो उनके बचने की संभावना बहुत कम होती है। उनको भी डेवलप करने के लिए आर्टिफिशियल वॉर्म एक बहुत बड़ा कारगर कार्यक्रम होगा और इसके लिए वर्तमान में प्रयोग चल रहे हैं। तो आप देखिए जब इस प्रकार की चर्चाएं होती हैं, देखिए यहां पर आप देखेंगे किस प्रकार से एक फ्लूइड के अंदर लैंप को पैदा किया गया, उसको प्रॉपर टेम्परेरी ऑक्सीजन दिया गया, उसको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजनेटर के माध्यम से हार्ट का कार्य किया गया। ये सारे कार्य लोग कर रहे हैं। आने वाला समय साइंस के लिए बहुत अद्भुत होने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो हमें यह तो नहीं पता कि पॉपुलेशन मंगल पर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, लेकिन हमें यह नजर जरूर आता है कि वो बच्चे जो कि आज इसलिए क्योंकि उनका जन्म 37 वीक से पहले हो गया है, वो सरवाइव नहीं कर पाते, वो लोग अब सरवाइव कर पाएंगे अगर यह सारे कार्य होने लगे। एक बार दम लगा करके सभी लोग सेशन शेयर कर दो, शायद आज आप 14,000 का आंकड़ा टच कर ही देंगे, हमें फीलिंग आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो साथियों आने वाला जो समय होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है साथियों, तो यह हमने बता दिया आर्टिफिशियल वॉर्म में एक बच्चे को इस प्रकार से पैदा किया जा सकता है, यह सारा तरीका हमने आपके सामने रख दिया है। क्लियर है? एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी साथी जितने भी लाइव हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अब एक इससे भी जबरदस्त न्यूज की तरफ चलते। 30 तारीख को स्टैटिक जीके पॉलिटी और साइंस का एक टेस्ट है। टेक्निकल टीम से निवेदन है कि कृपया करके इसका लिंक पिन कर दें। इसमें रेफरल कोड अंकित 10 लगाकर आप एंट्री करिए। फ्री टेस्ट है जिसमें आप विनर के रूप में 5,000 रुपए पाएंगे। इसी के साथ में यूपीएससी का कॉम्बैट इस रविवार भी है, और इस बार सुबह 11 बजे जो यूपीएससी का कॉम्बैट है इसमें फिटबिट वर्सा, JBL हेडफोन, अमेजन वाउचर्स जीत सकते हैं आप। फ्री टेस्ट होता है ये, इसमें रेफरल कोड हिंदी मतलब रेफरल कोड अंकित 10 लगा सकते हैं और इस टेस्ट को अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहां पर आपको स्कॉलरशिप 4 करोड़ की जो स्कॉलरशिप अनअकैडमी के द्वारा दी जाती है उनमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। ये कॉम्बैट एग्जामिनेशन है, यानी कि आपके ज्ञान का संग्राम है। आप यहां पर अपने ज्ञान को चेक कर सकते हैं कि आप कहां पर दुनिया में या देश में किस लेवल पर आते हैं। इसी प्रकार से रविवार को ही दोपहर 12 बजे आप लोगों के लिए एसएससी कैटेगरी के अंदर कॉम्बैट है। तो रविवार की जो आप पढ़ाई है ना वो टेस्ट पर ही फोकस रख करके आप करते चलें, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए दिन होता है। ठीक है ना? तो सैमसंग का मोबाइल, JBL हेडफोन, अमेजन वाउचर्स, ये सब आपको इसके अंदर मिलते हैं। अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे लेक्चर प्लान्स में आइकॉनिक प्लान भी अवेलेबल है जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप यूपीएससी कैटेगरी के अंदर मिलती है। यदि आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इजी लोन फैसिलिटी भी हमारे द्वारा दी जाती है 0% इंटरेस्ट रेट के साथ विदाउट प्रोसेसिंग फीस। यदि बात की जाए 1 साल की सब्सक्रिप्शन की तो यूपीएससी में ये 46,000 का पड़ता है। आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके इस सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें।